हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम करते हैं टेस्ट नंबर 3 को हम करेंगे। ये एड्यूट एरिया का ये टेस्ट सीरीज है जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है उसके लिए जो चलाया जा रहा है। टोटल 17 टेस्ट है, उसमें से हम टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या कवर किया गया है। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसमें सिलेबस में है एनसीईआरटी हिस्ट्री से 80 क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें क्लास 9th का सेक्शन 2 वाला इसमें एनसीईआरटी है, क्योंकि सेक्शन 1 हम कवर कर चुके हैं टेस्ट नंबर 2 में। क्लास 10th का पूरा एनसीईआरटी है और 11th का सेक्शन 1 एंड 2 है। तो बाकी का हम टेस्ट नंबर 4 में 11th का कवर करेंगे और 12th का एनसीईआरटी। अब इसमें करंट अफेयर के कौन कौन से घटनाक्रम है, तो करंट अफेयर के 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच के जो भी घटनाक्रम है वो इसमें दिए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको करंट अफेयर के सारे एड्यूट एरिया द्वारा जो करंट अफेयर के सारे मेरे पास पीडीएफ हैं वो सारा मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, जनवरी से लेकर के अभी मई तक का। जनवरी के 1 से 15 जनवरी मैंने करवा रखा है अपने चैनल पे, और 16 जनवरी से लेकर के मई तक का, अप्रैल तक का मैं अप्रैल अप्रैल का भी मैंने करवा रखा है और मई का भी करवा रखा है। 15-15 दिन का बाकी का जितना छूटा हुआ है वो सारा मैं करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में है औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने का क्या कारण था। तो औपनिवेशिक शासन में जो अंग्रेजों द्वारा जंगल काटा गया था उसके कारण हम देखेंगे। पहला क्या है, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, तो ये सही है। रेल लाइनों के प्रसार के लिए भी काटा गया, ये भी सही है। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए भी काटा गया, तो ये भी सही है। तो तीनों जो इसमें कारण दे रखे हैं ये तीनों कारण ऐसे थे औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के। तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना हम देखेंगे ये किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1864 में। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। 1864 में की गई थी भारतीय वन सेवा की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला है कि इसकी स्थापना 1905 में देहरादून में हुई थी। तो 1905 में ना होकर के इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था, तो दूसरा कथन सही है। तो इस प्रकार विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। तो इसमें हम देखेंगे कि जंगल को 3 श्रेणियों में हाँ विभाजित किया गया था। पहला कौन था, आरक्षित था। पहला आरक्षित था, दूसरा सुरक्षित, तीसरा ग्रामीण। तो ये सही हो जाएगा। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था। तो इसमें हम देखेंगे कि आरक्षित वन में तो सबसे अच्छे जंगल जो थे उनको आरक्षित वन कहा गया, ये सही है। और गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार की औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे, तो ये गलत हो जाएगा। जो सबसे अच्छे जंगल थे उन्हें आरक्षित वन कहा जाता था, और आरक्षित वन से गांव वालों को कोई भी चीज़ लेने का अधिकार नहीं था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि झूम खेती के नाम से नाम एवं संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें नाम और क्षेत्र दिया गया है झूम खेती के संदर्भ में, तो हमें इसे सही सुमेलित करना है। तो जो लादिंग झूम खेती है उसका संबंध किससे है, लादिंग का संबंध है दक्षिण पूर्व एशिया से, तो ए का डी हो जाएगा। उसके बाद मिल्पा का है, मिल्पा का संबंध किससे है, मिल्पा का संबंध मध्य अमेरिका से है। और चितमेन का संबंध है अफ्रीका से। एंड चीना का संबंध है श्रीलंका से। तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा डी सी बी ए सही विकल्प। तो हम देखेंगे डी सी बी ए किस में है, तो डी सी बी ए हमारा विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरोपीय वन रक्षक यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे। तो यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे, इसका पहला कथन देखेंगे कि घुमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल की हो जाती थी, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को जलने का खतरा होता था, तो ये भी सही है। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु होता था, तो ये भी कथन सही है। तो हमारे तीनों कथन क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दे रखा है कि अंग्रेजों द्वारा
वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? तो अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के निम्नलिखित प्रभाव हम देखेंगे। पहला है, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई, तो ये कथन सही है। दूसरा है, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई, तो ये भी सही है। कुछ घुमंती समुदाय खदानों और बागानों के काम करने को मजबूर हुए, तो ये भी सही है। तो हमारा कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। तो हम देख लेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प डी 1, 2 और 3। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि देवशारी या मान किसे कहा जाता है? तो देवशारी कहा जाता है जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला जो शुल्क होता था, लकड़ी के बदले जो लगने वाला शुल्क होता था, वो होता था क्या? देवशारी या मान कहलाता था। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे हम। 9 में है कि ब्लेंडाग डिएस्टेन व्यवस्था ब्लैंकार्ड डिएस्टेन व्यवस्था क्या थी? तो ये हम देखेंगे। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। तो पहला कथन हम देखेंगे कि यह जो व्यवस्था था वो अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। तो ये कथन बस्तर में ना प्रारंभ करके जावा में डचों ने रेल लाइन बिछाने के लिए किया था इसको, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे, तो ये कथन जो है दूसरा सही था। तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 का बी जो है वो सही हो जाएगा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे 10, सरना, देवराकुडू और कौन और राई इत्यादि क्या थे? सरना, देवराकुडू, कौन और राई क्या थे? तो सरना, देवराकुडू और कौन राई क्या थे? ये जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, चरवाहा समुदाय और उनसे संबंधित तथ्य मिलान करें। चरवाहा समुदाय एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित तथ्य दे रखे हैं। तो हम देखेंगे कि जो गुल्ला समुदाय था, गुल्ला समुदाय का संबंध किससे था? गुल्ला समुदाय मतलब गाय और भैंस से संबंधित था। और कुरुमा समुदाय किससे संबंधित था? कुरुमा समुदाय का संबंध था, भेड़ और बकरी पालते थे ये लोग। राई का समुदाय का संबंध किससे था? राई का समुदाय का संबंध था राजस्थान के लोगों से, राजस्थान से। और धंगर जो थे वो महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो इस प्रकार हमारा बी ए सी डी जो सही उत्तर हो जाएगा। बी ए सी डी हम देखेंगे किसमें है। बी ए सी डी हमारा सही उत्तर है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला है, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। ठीक है, पहला कथन क्या है? व्यापारी जो है अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे, ये भी कथन सही है। तो हमारा दोनों कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में दे रखा है कि प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। तो हम देखेंगे कि इसमें पहला दे रखा है कि मूल्यवान जो है मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां। तो विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या नहीं होता था, तो इसमें नहीं पूछा है। तो विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? ये क्योंकि ये सारे होते थे, तो इस उत्तर हमारा सही हो जाएगा। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया है, नहीं नहीं। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो है यात्रियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान होता था। तो आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर में दे रखा है कि पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किससे महत्व का पता चलता है? किसके महत्व का यह पता चलता है? किससे? कि पश्चिमी क्षेत्र में जो पाई गई थी 9वीं सदी के बाद स्मृति शिला जो गोवा के संग्रहालय में सुरक्षित है, इससे किसके महत्व का पता चलता है? तो इससे हमें महत्व का पता चलता है किसके, जो बुक ऑफ गुफा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो 14 में है, इससे समुद्री व्यापार के विषय में हमें जानकारी मिलती है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सिल्क मार्ग के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। तो सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से गुजरता था, ये कथन गलत हो जाएगा। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता है।
तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, तो हमारा केवल 3 कथन सही है। और सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इस मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अन्य 3 कथन हमारे गलत कैसे हो गए। सबसे पहले हम सिल्क मार्ग के बारे में देखेंगे कि सिल्क मार्ग का अस्तित्व जो है वो 15वीं शताब्दी, ये 15वीं शताब्दी तक आया सिल्क मार्ग का अस्तित्व जो है, ठीक है। और इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजी जाने वाली चीनी रेशम सिल्क का काफ़ी महत्व था। समुद्री और ज़मीन दोनों से गुजरते थे ये सिल्क मार्ग, तो इसलिए पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि ये केवल भू से नहीं समुद्र से भी गुजरता था। और इसमें एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे, तो ये चीन के लिए केवल नहीं था, एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ता था। और सोना चांदी जैसी जो कीमती धातुएं थी इसी मार्ग से यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी। यहाँ पे उल्टा दे रखा है एशिया से यूरोप की ओर, तो ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे कि चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक क्या है। तो उस गुफा गुफा का क्रमांक है गुफा क्रमांक संख्या 217। तो जो चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है और उस गुफा का नाम क्या है, गुफा क्रमांक 217, अर्थात विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है, तो मार्को पोलो की किताब का नाम है बुक ऑफ मार्बल्स। बुक ऑफ मार्बल्स जो है वो मार्को पोलो की किताब का नाम है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे स्पैधेती क्या है। स्पैधेती क्या है हम देखेंगे। स्पैधेती है जो है वह एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। स्पैधेती क्या है, एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 19वां नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन क्या है, आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। तो आलू 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 सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, तो यहाँ पे ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आलू सोया मूंगफली मक्का टमाटर मिर्च शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, अतः कथन एक गलत हमारा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कथन 2 है कि ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो ये दूसरा कथन हमारा सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या, पहला गलत है दूसरा सही है, तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो 20 में क्या रखा है कि 16वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। तो पहला कथन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो गलत है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो है पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिकी उपनिवेश को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा, हाँ ये 16वीं शताब्दी तक ही किया था, तो ये कथन सही है हमारा पहला। दूसरा है कि यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में जीत हासिल की थी, तो ये हमारा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, प्रतिरोधक क्षमता जो है नहीं विकसित हुई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा 2 और 3 गलत है, पहला सही है, तो हम देखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य पूछा है, तो असत्य में हमारा 2 और 3 असत्य है और पहला सत्य है, तो हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, 2 और 3 असत्य है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों का उल्लेख किया है। 3 तरह के गति और प्रवाहों का उल्लेख किया है किसमें, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में। तो ये कौन-कौन से आर्थिक प्रवाह हैं, तो इसमें कौन-कौन सा है ये आर्थिक प्रवाह, हमको ये देखना है। तो पहला है कि व्यापार जो है वो उसमें शामिल है, पूँजी भी शामिल है, व्यापार, पूँजी और श्रम। तीसरा है श्रम, यहाँ पे भूमि दे रखा है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, भूमि की जगह पे क्या है, श्रम है, ये तीसरा नंबर है। तो इस प्रकार हमारा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 हमारा विकल्प बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था, तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था 1871 में, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चरवाही टैक्स के बारे में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, चरवाही टैक्स के संबंध में हमें विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। तो पहला कथन है हमारा, चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था।
तो ये सही है। दूसरा है प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने करिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में जो है वो ठेकेदारों को बोली लगाकर टैक्स वसूली का काम सौंपा गया था, ना कि अंग्रेज करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चारागाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो हम देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। हमारा कथन सत्य हो जाएगा केवल ए हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चारावाही टैक्स का क्या प्रभाव है। चारावाही टैक्स का प्रभाव हम देखेंगे कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा इससे, और जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो दोनों कथन सही है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें है मसाई लैंड के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मसाई लैंड के संबंध में हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर। पहला है कि यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था मसाई लैंड। तो मसाई लैंड जो है उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था। तो ये इथोपिया नहीं है, इथोपिया की जगह पे क्या है, इथोपिया की जगह पे है कीनिया। ये कीनिया से लेकर के उत्तरी कीनिया वो भी उसमें था, कीनिया से लेकर के तंजानिया तक फैला हुआ था। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है औपनिवेशिक तात्कों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया था। तो ये सही है, औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया था। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 25 का बी हमारा सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। 26 हमारा है कि औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा कि औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ये संस्था जो है पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। और दूसरा क्या है कि अमीर और गरीब चारावाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया, तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा केवल 2 सही है, तो सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प भी केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में है कि राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति है फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। तो इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है कि प्रभुसत्ता राज्यतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, ये सही है। सामूहिक पहचान की भावना का विकास होने के कारण माना जाता है, ये भी सही है। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, तो ये भी सही है। ये तीनों ऐसे कारण हैं जिसने राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को माना। तो आगे हम देखेंगे कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन के नागरिक संहिता के में निम्न प्रावधान थे। तो इसमें हम निम्न प्रावधान को देखेंगे और सत्य कथन का चयन करना है। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त, जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिया गया, तो ये सही है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ये भी सही है। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया था, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा कथन जो है 1, 2 और 3 सही है। ये किससे संबंधित है, ये नेपोलियन की नागरिक संहिता से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि डी 1, 2 और 3। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हैप्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो ये बहुभाषा भाषी और बहुनस्ली साम्राज्य था। कौन? हैप्सबर्ग साम्राज्य जो था वो बहुभाषा भाषी और बहुनस्ली साम्राज्य था। तो कथन 1 हमारा सही हो जाएगा 29 का। और यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प सी जो है वो सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एले। एले क्या थी। तो ये एक शब्द दे रखा है हमें, एले। एले क्या थी, तो एले जो था वो कपड़ा नापने का पैमाना होता था उस समय। कपड़ा नापने का पैमाना जो है वो एले कहलाता था। तो विकल्प भी हमारा सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में है कि 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो निम्नलिखित विशेषताओं में कौन कौन शामिल था। तो पहला शामिल था राज्यतंत्र, दूसरा शामिल था चर्च, तीसरा था सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, निजी संपत्ति राज्य के अधीन था, ये गलत है, ये शामिल नहीं था। तो हमारा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 विकल्प ए में दे रखा है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम। तो 32 में दे रखा है कि ज्यूसेपी मेत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। किसके संबंध में? ज्यूसेपी मेत्सिनी।
तो जूसेपी मेस्सीनी क्या था? पहला कथन हमारा है कि वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन का सदस्य था। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा कि हाँ, ये सही है कि जूसेनी मेस्सीनी जो था वो कार्बोनारी में गुप्त संगठन का सदस्य था। दूसरा हो जाएगा, उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा था मार्सेई में यंग यूरोप। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये दूसरा कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। मार्सेई में यंग इटली, ये उल्टा दे रखा है कि मार्सेई में क्या था? ये था यंग इटली था, और जो बर्न था वो कहाँ था? यूरोप में था। ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा दूसरा कथन, पहला सही है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक। आगे हम देखेंगे कि मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो सबसे खतरनाक है, वो किसको बताया है? वो बताया है जूसेपी मेस्सीनी को। जूसेपी मेस्सीनी को मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में है कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान जो है वो ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था 1832 में। कब स्वतंत्र हुआ था? 1832 में स्वतंत्र हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रूमानीवाद रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है कि रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और ज्ञान विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे पोलैंड में रूस के विरुद्ध जो है राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत जो है वो था भाषा। मतलब विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत था भाषा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है 1848 में फ्रांस की क्रांति के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला कथन दे रखा है कि इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारक जिम्मेदार थे। ठीक है? तो इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, ये कथन सही है। इस क्रांति के पश्चात किसके संबंध में बोल रहा है? कि फ्रांस की क्रांति के संबंध में बोल रहा है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848 में हुई थी। दूसरा कथन देखेंगे, इस क्रांति के पश्चात जो है 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। तो इस क्रांति के पश्चात जो है 21 वर्ष से जो ऊपर के सभी पुरुष थे उनको मताधिकार प्रदान किया गया। यह कथन दूसरा सही है। तीसरा है राष्ट्रसभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो ये भी कथन सही है। 1 2 3 हमारा तीनों सही है। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 2 और 3। आगे हम देखेंगे सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट जो संसद था इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था किस वर्ष में? तो इसका आयोजन 1848 में किया गया था। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है ऑटो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है हमारा 7 वर्ष के दौरान प्रशा, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। हम देखेंगे कि ये कथन गलत क्यों है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें जो है कि नौकरशाही की मदद से जर्मनी एकत्रित किया, तो ये इस वजह से गलत हो जा रहा है। और इसमें ऑस्ट्रिया नहीं होगी, प्रसा की जीत हुई थी, नौ की ऑस्ट्रिया की। तो ये इसलिए ये कथन गलत हो रहा है। तो विकल्प डी इसका जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में दे रखा है कि इटली के एकीकरण के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है ज्यूसेपी मेत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है? तो 40 का हमारा जो पहला कथन है वो सही है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा। पहला कथन 40 का हमारा सही है। दूसरा है कि मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो ये कथन जो है
दूसरा कथन नंबर जो हमारा दूसरा है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1800 दूसरा कथन हमारा गलत इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि जो काबूर था वो जनतंत्र में विश्वास नहीं करता था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा सही है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो विकल्प सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया, हम देखेंगे कि आयरलैंड को ब्रिटेन में सम्मिलित किया गया था 1801 ईस्वी में, तो ये हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। 42 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? तो प्रथम विश्व युद्ध ने जो भारतीय समाज पर प्रभाव डाला था उसमें पहला है कि करों में वृद्धि की गई, और दूसरा है खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, तीसरा है सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। तो 1, 2 तीनों सही है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम पहला कथन देखेंगे रॉलेट एक्ट के संबंध में। भारतीय सदस्यों में भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। किसको? रॉलेट एक्ट को। तो ये कथन जो है हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन जो है हमारा असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सत्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 43 का ए। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 44 में दिया 1919 में खिलाफत समिति के गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत समिति का जो गठन है वो कहाँ किया गया था? वो बम्बई में किया गया था, विकल्प भी हमारा सही है। महात्मा गांधी की पुस्तक जो हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? सबसे पहले ये जान लीजिए, महात्मा गांधी की है। और हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक की जो किस वर्ष लिखी गई थी महात्मा गांधी की पुस्तक जो हिंद स्वराज है, इसे लिखा गया था 1909 में, तो विकल्प ए सही है। आगे हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर हमें विचार करना है। तो आंदोलन की शुरुआत जो है शहरी मध्य वर्ग ने की थी, तो सबसे पहले हम पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। सभी पार्टियों के परिषद चुनावों का बहिष्कार किया, तो ये गलत हो जाएगा, सभी पार्टियों के परिषद ने नहीं किया था। और तीसरा हो जाएगा कि भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, तो इस प्रकार यह विकल्प तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1, 3 सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। आगे हम देखेंगे अवध किसान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला देखेंगे कि इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था, और दूसरा हमारा जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा अन्य पहला कथन सही है हमारा। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन किया गया, तो ये भी सही है। किसकी बात हो रही है? अवध किसान सभा की। तीसरा है कि असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था, तो तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 हमारा तीनों सही है, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, मतलब 48 में हम देखेंगे कि जो गुडेमू विद्रोह उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसके बारे में निम्नलिखित कथन दिया गया है और हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला देखेंगे कि गुडेमू विद्रोह या विद्रोह कर्नाटक कि गुडेमू पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ, तो 1920 में प्रारंभ हुआ गुडेमू पहाड़ियों में, ये सही है, बट ये कर्नाटक में ना होकर के आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, तो ये सही है, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था गुडेमू विद्रोह का नेतृत्व। और राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, तो ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है, और पहला गलत है, तो हमारा विकल्प बी जो है 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो रहा है? विकल्प बी हो रहा है। 49 को हम देखेंगे कि स्वराज पार्टी के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्वराज पार्टी के संबंध में हम देखेंगे, विचार करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये दे रखा है कि इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है स्वराज पार्टी के संबंध में। तो असत्य कथन क्या था हमारा कि असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो ये जो कथन है हमारा पहला यही असत्य है, बाकी सब सही है, तो इस प्रकार विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी में महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति से वापस लौटना चाहते थे, ये सही है।
वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ये भी सही है। और स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, ये भी सही है। आगे हम देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो पहला कथन इसमें देखेंगे हम, ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। तो ये कथन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ब्रिटेन की जो लिबरल सरकार ने नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, तो पहला कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देना था, तो ये सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय एरवन ने भारत में डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था, तो दूसरा और तीसरा सही है। इसमें पहला गलत हो जाएगा, तो विकल्प जो इसका बी है 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका 51 का हम देखेंगे, 51 का कौन सा क्वेश्चन इसका सही है, 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था 5 मार्च 1931 को। आगे हम देखेंगे कि भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भाड़ा विरोधी आंदोलन हम देखेंगे, तो यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों के पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे, तो उनसे संबंधित था। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सही हो जाएगा पहला कथन हमारा। दूसरा है जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया, तो ये भी सही है। तीसरा कथन हमारा क्या दे रखा है, तीसरा कथन दे रखा है कि कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया, तो ये जो हमारा है ये गलत हो जाएगा। खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ये गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम।